हेलो स्टूडेंट्स आज हम कंपनी लॉ में कंपनी और पार्टनरशिप के डिफरेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कंपनी और साझेदारी संस्थाएं दो अलग अलग उपक्रम होते हैं और दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। तो आज हम इन विशेषताओं के आधार में इन लोगों की कंपनी और पार्टनरशिप के डिफरेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले हम कंपनी की पृथक अस्तित्व की अवधारणा को जानेंगे। इनका जो क्रम संख्या 1 उसमें है पृथक अस्तित्व। कंपनी का अस्तित्व अपने सदस्यों से पृथक होता है। साझेदारी का अस्तित्व अपने सदस्यों के पृथक नहीं माना जाता है। कहने का मतलब क्या है कि कंपनी में मैंने आपको बताया कंपनी 2 टाइप्स की होती है, इससे पूर्व बता चुका हूँ। कंपनी एक सार्वजनिक कंपनी होती है और दूसरी प्राइवेट कंपनी होती है। तो मैंने बताया उसमें जितने भी शेयर होल्डर होते हैं और जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, तो शेयर होल्डर्स का अस्तित्व अपना अलग है और कंपनी का अलग है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, आपको याद होगा कि धीरूभाई अंबानी एक अलग व्यक्ति है और उनकी जो कंपनी है वो दूसरी व्यक्ति है। तो कंपनी जो होती है वो कैसी व्यक्ति होती है? कृत्रिम व्यक्ति होती है, यानी कि जो बाय लॉ कहा जाए क्रिएट की जाती है, बाय लॉ के द्वारा क्रिएट की जाती है, वो कृत्रिम व्यक्ति हो गई। और हम क्या है, जो व्यक्ति होते हैं वो नेचुरल द्वारा बनाए जाते हैं, तो हम अलग हो गए। तो जैसे मैंने मान लीजिए एक डीके कंपनी खोल ली, तो डीके कंपनी अलग हो गई और डीके जो पर्सन है वो एक अलग व्यक्ति हो गया। अब हम बात करते हैं साझेदारी की। साझेदारी फर्म आप लोगों ने सुना होगा कि आपने अधिकतर दुकानों के नाम सुने होंगे, कन्हैया एंड श्याम ब्रदर्स, यानी कि इस तरीके से 2-2 3-3 नाम होते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो सन्स होते हैं और वो साझेदारी फर्म होती है। साझेदारी फर्म में व्यक्तित्व का अस्तित्व अलग नहीं माना जाता है, वो साझेदारी में ही माना जाता है, क्योंकि वो क्या होती है, उनकी संस्था तो होती है मगर उनके जो व्यक्ति है उनका अस्तित्व है वो उससे अलग नहीं माना जाता है। हम अगर संस्था पर क्लेम करेंगे तो उसके साझेदारी सदस्यों पर भी क्लेम हो सकता है। अब हम बात करते हैं अधिनियम। भारतीय कंपनी अधिनियम का कार्य अधिनियम 2013, यानी कि जो भारतीय कंपनी अधिनियम आज़ादी के बाद की बात करें, आफ्टर फ्रीडम की बात करें, तो कहा जाए तो 1956 में पहली बार कंपनी अधिनियम सही करके आया था। उससे पहले जो कंपनी अधिनियम चलता था वो इंग्लैंड द्वारा संचालित होता था, परंतु अभी हमारे देश में रिसेंट उस 1956 में जो एक्ट बना था कंपनी के लिए वो चेंज कर दिया गया है और अब 2013 अधिनियम भारत में प्रचलन में है। और साझेदारी अधिनियम जो है 1932 का ही बना हुआ है। तो साझेदारी संस्था जो है वो 1932 में एक्ट आया था, उसके अकॉर्डिंग चलता है। तो कंपनी एक्ट क्या है, इससे पूर्व 1956 में था और अब 2013 में है। क्लियर? और साझेदारी अधिनियम 1932 में। अब हम बात करते हैं निगमन एवं पंजीयन। निगमन एवं पंजीयन, तो कंपनी का जो रजिस्टर है वो निगमन पत्र प्राप्त करने पर भी निर्गमित होता है। जब हम निगमन पत्र प्राप्त कर लेंगे तभी हमारा रजिस्टर पत्र प्राप्त होगा, अर्थात प्रत्येक कंपनी का निगमन पत्र प्राप्त करना आवश्यक है। और हम साझेदारी की बात करें तो साझेदारी के लिए इस प्रकार के किसी पत्र का आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि साझेदारी पंजीयन कराना आवश्यक नहीं है। तो आप लोग जानते हैं कंपनी का पंजीयन कराना अनिवार्य होता है और साझेदारी फर्म का पंजीयन कराना अनिवार्य नहीं होता है। पार्षद, सीमा नियम व अंतर नियम, ये कंपनी के एक्ट, जब हम कंपनी का पंजीयन कराते हैं
तो पार्षद सीमा नियम और अंतर नियम। सीमा नियम अगर हमें बनाने हैं तो बन जाते हैं, बनता अगर नहीं बनाने होते हैं तो जो कंपनी एक्ट 2013 है उसके अकॉर्डिंग जो पार्षद सीमा नियम है वही हमारे कंपनी में लागू होंगे और अंतर नियम बनाए जाते हैं। क्लियर। तो कंपनी अधिनियम के अतिरिक्त कंपनी के पार्षद नियम और अंतर नियम द्वारा बंधी होती है, परंतु साझेदारी फर्म के अतिरिक्त आने कंपनी अधिनियम के अतिरिक्त आपसी ठहराव व साझेदारी संलेख द्वारा साझेदारी संस्थाएं बनी होती हैं। वो आपस में जो भी अपने नियम बना ले उसी के अकॉर्डिंग बने होते हैं। मैंने बताया पार्षद सीमा नियम जो है 2013 जो एक्ट है उसमें कुछ नियम है या तो वो लागू होंगे या आपको स्वयं बनाने होंगे, जिनकी परमिशन आपको पंजीयन कराते समय कंपनी का रजिस्टर कराते हुए उसका लेनी पड़ेगी। अब बात करते हैं सदस्यों की संख्या। साझेदारी जो सदस्य हैं उसमें क्या संख्या होती है साझेदारी फर्म में और कंपनी में क्या सदस्य होते हैं। सदस्यों की न्यूनतम संख्या प्राइवेट कंपनी में न्यूनतम 2 होती है, एक व्यक्ति कंपनी में 1 और पब्लिक कंपनी में 7 निर्धारित की गई है। सही है। तो प्राइवेट कंपनी में जो कंपनी में 2 और एक व्यक्ति कंपनी में 1 तथा पब्लिक कंपनी में मिनिमम सदस्य कितने होते हैं 7। मान लीजिए मैं एक कंपनी खोलना चाह रहा हूँ तो मैं अपने एक व्यक्ति में केवल कंपनी का लाइक हूँ। लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसमें मिनिमम 2 सदस्य होने चाहिए मैक्सिमम। प्राइवेट कंपनी में जो सदस्य हैं वो कितने कर दिए गए हैं 50 कर दिए गए हैं। सदस्यों की संख्या प्राइवेट कंपनी में 50 कर दी गई है। कर्मचारी सदस्यों को छोड़कर पब्लिक कंपनी में अधिकतम संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है, मगर लिमिटेड 7 होंगे। अगर हम सार्वजनिक कंपनी खोल रहे हैं तो उसमें कम से कम 7 सदस्य होने अति आवश्यक हैं। तो आप समझ गए होंगे कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम सदस्य 2, सार्वजनिक कंपनी में 7 और मैक्सिमम की बात करें तो प्राइवेट कंपनी में 200 कर दी गई है। उससे पूर्व 1956 के अकॉर्डिंग केवल 50 सदस्य ही मान्य थे। और सार्वजनिक कंपनी की बात करें तो मिनिमम सदस्यों की संख्या 7 है, परंतु मैक्सिमम जितने शेयर है उतने होल्डर्स बन सकते हैं। अधिकतम ये नहीं है, अनगिनत जितने शेयर है। मान लो 10,000 शेयर इशू करें तो 10,000 व्यक्ति हो सकते हैं। ये नहीं है कि 10,000 शेयर उनको सदस्य हो जाए 20,000 क्या आधा शेयर खरीद लिए तो उनकी कितनी हुई 10,000 शेयर हो सकती है। और हम बात करते हैं साझेदारी सदस्यों में न्यूनतम संख्या संख्या 2 है और अधिकतम 50 हो सकती है। क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं दायित्व के बारे में। कंपनी में अंशधारियों का दायित्व प्रायः सीमित होता है, परंतु साझेदारी फर्म में जो उनका दायित्व है प्रायः असीमित होता है। कहने का मतलब है साझेदारी फर्म में प्रत्येक साझेदार को संयुक्त या पृथक रूप से फर्म के दायित्व के लिए उत्तरदायी होते हैं, अर्थात उनका दायित्व असीमित होता है। क्लियर। दायित्व का मतलब मैं तुम्हें बता दूं सीमित और असीमित दायित्व। जैसे मान लीजिए मैंने किसी कंपनी के 1,000 शेयर खरीदे और उनकी कीमत 10,000 रुपये है। जब कंपनी मान लो कर्ज में डूब जाए तो वो मेरे 10,000 रुपये ही मार सकती है, और उसका कर्ज मान लो 1 लाख रुपये हो जाए तो मुझे 90,000 रुपये नहीं देने पड़ेंगे। परंतु साझेदारी फर्म में जो दायित्व होता है वो असीमित होता है, उन्हें उनके पेमेंट करना होता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं प्रबंध की। इसमें प्रबंध किस तरीके से होता है, तो जो मैनेजमेंट है वो किस तरीके से लागू होता है वो देखते हैं। प्रत्येक अंशधारी कंपनी के प्रबंध में प्रत्यक्ष रूप से सक्रिय भाग नहीं ले सकता, क्योंकि उसके द्वारा चुने गए संचालक ही कंपनी का प्रबंधन करते हैं। जैसे हमने मान लीजिए कंपनी में 10,000 लोग हैं तो 10,000 लोग कंपनी थोड़े ना चलाएंगे। उसमें जो संचालक बनते हैं, डायरेक्टर होते हैं, वह कंपनी को चलाते हैं। परंतु साझेदारी फर्म में ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर कंपनी में साझेदारी फर्म में जितने लोग भाग लेना चाहते हैं तो उनमें वो भाग ले सकते हैं। मान लो 10 सदस्य हैं तो 10 के 10 सदस्य अपने फर्म में काम कर सकते हैं, वरना वो जो संचालक मंडल बना दिया जाए कि काम भाई राम और श्याम ही देखेंगे, बाकी वो बस देखभाल के लिए है, बस लाभ के लेने के अधिकारी हैं।
उनके लिए हम वेतन दे देंगे राम और श्याम के लिए, परंतु उसमें ऐसा नहीं होगा। क्लियर। प्रत्येक साझेदारी फर्म व्यापार में प्रबंध के प्रत्यक्ष रूप से भाग ले सकते हैं और भागीदारी के इस अधिकार को स्पष्ट प्रबंध द्वारा सीमित या निरस्त किया जा सकता है। अब बात करते हैं हम अनुबंध करने की क्षमता। एक कंपनी के अंशधारी को अनुबंध करने की क्षमता कंपनी के साथ अनुबंध कर सकता है, मतलब एक कंपनी का अंशधारी कंपनी के साथ अनुबंध कर सकता है, परंतु साझेदारी अपनी फर्म के साथ कोई अनुबंध नहीं कर सकता। सही है। जो शेयर होल्डर है वो कंपनी के साथ कोई अनुबंध कर सकता है और उसके अतिरिक्त वो अनुबंध नहीं कर सकता। अब बात करते हैं हम हस्तांतरण। हस्तांतरण क्या होता है? ट्रांसफर क्या हो सकता है? पब्लिक कंपनी में अंशों का ट्रांसफर आराम से हो जाता है, कोई प्रतिबंध नहीं है, परंतु अंश पूंजी वाली प्राइवेट कंपनी में शेयरों का जो ट्रांसफर है वो कुछ सीमा तक प्रतिबंध लगा सकता है। सही है। और इसमें साझेदारी संस्था में कोई भी साझेदार अपने अंश को किसी भी बाहरी व्यक्ति को तब तक हस्तांतरित नहीं कर सकता जब तक अन्य सभी साझेदार उससे सहमत ना हो। ठीक है। और इसमें जैसे मान लो मेरे पास रिलायंस के शेयर हैं, मैं किसी को भी भेज दूँ, रिलायंस से पूछने की जरूरत नहीं है। और साझेदारी फर्म में क्या होता है, अगर कोई अपनी पार्टनरशिप दूसरे को देना चाह रहा है तो उसके जितने भी सदस्य हैं उनसे सहमति लेनी पड़ेगी। क्लियर। अब बात करते हैं हम स्थायी अस्तित्व। और स्थायी अस्तित्व कंपनी के अंशधारियों की मृत्यु या दिवालिया होने पर कंपनी का अंत नहीं होता, अर्थात कंपनी स्थायी बनी रहती है असीमित समय तक। परंतु साझेदार की जो फर्म है, अगर कोई उसमें कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाए या फिर उसका दिवालिया निकल जाए तो साझेदारी समाप्त हो जाती है, साझेदारी फर्म चलती रहती है। साझेदारी का जो अस्तित्व है वो स्थायी नहीं होता है, परंतु साझेदारी खत्म हो जाती है, फर्म चलती रहती है, मगर वहाँ पे कंपनी पर कोई अस्तित्व खराब नहीं होता है। और ज़्यादा स्थिति खराब हो जाती है, अगर मान लीजिए 2 साझेदार हैं एक फर्म में, तो दोनों की मृत्यु हो जाए तो क्या हो सकता है? फर्म भी बंद हो सकती है। परंतु कंपनी क्या है, उसमें मान लो 1000 सदस्य हैं, उसमें से मान लीजिए कुछ भी रह जाए, जिंदा रह जाए, तो वो जिस पर शेयर होल्डर जो खरीद लेंगे उनके वंशज उसके मालिक बन जाएंगे। क्लियर। संपत्ति की बात करें हम, कंपनी की संपत्ति कंपनी की होती है, इसमें सदस्य की कोई वो नहीं होती है। ठीक। परंतु इसमें सदस्यों की संयुक्त रूप से संपत्ति के अधिकारी होते हैं। थैंक यू वेरी मच।